Hello students, today we will discuss 100 most important questions as I told you, which are very important ever asked in CBSE, which will be covering almost all the topics, right? So we will be starting with question number 39 out of our 100 questions, because we will be starting with the optics part first, because you all know that optics is very important, which is going to come in your board exams, which is having weightage of around 14 marks, out of which alone ray optics can have a maximum load of around 10 marks. So we will be discussing all those questions which are very important for the same. So let's begin that session, everybody. The question is, why is reflecting telescope preferred over refracting telescope? Justify your answer giving two reasons. So this question has been taken from the topic optical instruments, in which we have to compare, like we have to tell कि reflecting telescope को क्यों prefer किया जाता है over refracting telescope, right? तो notes बनाते रहिएगा सभी students, right? तो क्यों प्रेफर करते हैं? वी हैव टू टेल टू रीजंस. तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं. तो हियर द आंसर लाइक दिस वी कैन राइट टू रीजंस आर. ओके, लैंग्वेज हम बना सकते हैं. तो पहला रीज़न तो ये होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, दे आर ईजियर टू बिल्ड. उन्हें बनाना आसान है. किसको बनाना आसान है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को. सेकेंड रीज़न यहाँ पे हो सकता है, हो जाएगा, दे आर चीपर. वो सस्ते हैं क्योंकि हम उसमें मिरर यूज़ कर रहे हैं, राइट? मैं 3 लिखवा रहा हूँ, आपको एनी 2 लिखने हैं. जो मेरा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है वो क्रोमेटिक एबरेशन से फ्री होता है. क्रोमेटिक एबरेशन हम लोग पढ़ के आ रहे होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में. तो हमें कोई से भी 2 रीजंस लिखने हैं. एनी 2 वी हैव टू राइट, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में आएगा, मतलब 2 मार्क्स में आया हुआ है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आवर बोर्ड एग्जाम्स. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन हमारा 40 है, मैंने बताया अभी. आउट ऑफ 100 वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं, बट अभी हम ऑप्टिक्स का पार्ट लेके चल रहे हैं. क्वेश्चन हमारा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, पावर उसका गिवन है मुझे 4 डायोप्टर, राइट? और उसको मैन्युफैक्चर किया है ग्लास से, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ दिस लेंस इफ बोथ फेसेस हैज द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अगर दोनों फेस का सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो हम इसको कैसे करेंगे? यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है? कैपिटल आर यहाँ पे फाइंड करना है. तो जब भी सेम फेस सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन, या फिर ये जो मेरा केस है वो ई क्यू कॉन्वेक्स लेंस का बन जाता है. तो मुझे पता है ई क्यू कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू n-1 2/r. बट क्वेश्चन में पावर गिवन है. चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले पावर को हम लिख लेते हैं 4 डायोप्टर. फॉर्मूला लगाया मैंने पावर का 1/f इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में आंसर लेके आ जाएंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में ही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, तो आसान हो जाता है सॉल्व करना. दैट वुड बी 100/4 इक्वल्स टू f, और f यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर. इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 f का वैल्यू मैंने रखा 25, n मुझे गिवन है 1.5, -1 फॉर्मूले में है 2/r. 1/25 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई r. पॉइंट हटा के नीचे हम एक 0 बढ़ा सकते हैं. 2 5 10 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ जाएगा. ओके, और हम इसको लिख सकते हैं फिर r1 इज इक्वल्स टू प्लस r होता है, r2 इज इक्वल्स टू माइनस r होता है. तो ये प्लस r है तो ये हो जाएगा प्लस 25 सेंटीमीटर, ये माइनस r है तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 25 सेंटीमीटर. इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. दोबारा देखने के लिए आप इसको रिप्ले कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, चेंज कर लीजिए. रेशो नहीं है, सॉरी रेडियो नहीं है, रेशो है. डबल कॉन्वेक्स लेंस का है, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. इट्स पावर इज 2/, ये 2/56, 2.56 नहीं है, इसको आप लिख लीजिएगा 25/6. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द लेंस? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं. डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 मुझे गिवन है प्लस 20 सेंटीमीटर, R2 मुझे गिवन है माइनस के 30. देखिए साइन कन्वेंशन आपको याद रखने पड़ेंगे. पावर मुझे गिवन है 25/6 डायोप्टर. अगेन मैं फिर से फोकल लेंथ फाइंड करूंगा. 25/6 फोकल लेंथ मुझे फाइंड करना है, तो 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू f. ये मेरा 4 टाइम चला जाएगा. f इज इक्वल्स टू मेरे पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा. क्वेश्चन यही पूरा नहीं हो जाता, अभी मुझे n फाइंड करना है क्वेश्चन में. तो मेरे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट में
1/r1 माइनस 1/r2। चलिए जी वैल्यू रख दीजिए। f का वैल्यू रखा मैंने 24, n का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है -1, r1 का वैल्यू कितना है 20 है, r2 का वैल्यू -30 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/24 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, ये 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 5/60, ये हो जाएगा 1/24, ये चला जाएगा बेटा 12 टाइम्स और ये 12 से चला जाएगा 2 टाइम्स, तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 प्लस 1, जिसको मुझे सॉल्व करके आ जाएगा 3/2 और मेरा आंसर आ जाएगा 1.5। तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा 1.5। तो ये जो मेरे न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स में पावर से मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ से मैंने कैलकुलेट कर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया था, पावर से फोकल लेंथ फाइंड किया था, और पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे एन गिवन था, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना था। इसमें मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, एन कैलकुलेट करना है। तो दो तरह के न्यूमेरिकल हो गए, एक में एन फाइंड करना है, एक में आर फाइंड करना है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, in the given figure, the radius of curvature of curved face in the plano convex lens and the plano concave lens is 15 cm। बहुत मजा आ गया भाई, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि दोनों ही लेंस यूज हो गए इसमें। अब क्वेश्चन में कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है, अब फाइनल पोजीशन बता दीजिए इमेज की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो हमारा कौन से टॉपिक से लिया गया है, क्वेश्चन जो है बेटा कॉम्बिनेशन के टॉपिक से लिया गया है। ओके, कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ये वाला जो मेरा लेंस आपको दिखाई दे रहा है बड़ा ही प्यारा लेंस है, मुझे बहुत पसंद है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो मेरा लेंस मुझे यहाँ पर गिवन है, ये मेरा प्लेनो कॉन्केव लेंस है। ओके सर, क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइनल इमेज बताना है कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मेरा जो लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स को L1 मान लेते हैं, प्लेनो कॉन्केव को L2 मान लेते हैं। अब जो मेरा लेंस L1 है उसके लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास आंखें हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही हैं, तो u हो जाता है -इन्फिनिटी, यानी कि v जो होगा वो फोकस के इक्वल होगा, यानी कि फोकल लेंथ के इक्वल होगा, यानी मुझे f फाइंड कर लेना है। अब f फाइंड करने के लिए मुझे कुछ तो गिवन होना चाहिए। मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर, मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है 1.5। क्योंकि लेंस प्लानो है तो मेरे पास फॉर्मूला है n-1/r, फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। f फाइंड कर लेंगे तो v आ जाएगा, n कितना है 1.5 माइनस 1, कैपिटल R कितना है 15 है। ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई 15, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए और ये हो जाएगा बेटा सॉल्व करके आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आ गई है, और फोकल लेंथ ही किसके इक्वल है, फोकल लेंथ ही मेरी गिवन है, मेरी इक्वल है बेटा इमेज डिस्टेंस के। तो मेरा इमेज डिस्टेंस भी कितना आ जाता है 30 सेंटीमीटर आ जाता है, राइट। यानी कि मेरी इमेज यहाँ कहीं बन रही है, ये मेरी यहाँ पे इमेज बन रही है, जिसका यहाँ से इसके लेंस से के ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ज़रा डायग्राम को समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे से, राइट। ये कुछ इस तरह से है मेरा क्वेश्चन में जो गिवन है। तो मेरी इमेज यहाँ पर कहीं बनी है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचेगा 10 बचेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस L2 के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस L2 के लिए कितना हो जाता है +10, राइट हैंड साइड पर है, साइन कन्वेंशन लगा दीजिए। फोकल लेंथ उसका मुझे पता है क्या, उसका मुझे फोकल लेंथ नहीं पता, लेकिन मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है उसका, और मेरे पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू n-1/r। इसमें और इसमें माइनस का ही फर्क है, तो फोकल लेंथ इसका भी 30 आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो f आ गया, u आ गया, v निकालना कितना आसान है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। f का वैल्यू है माइनस का 30, u का वैल्यू है +10, तो ठीक है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो v का आंसर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ये इससे पता चला u, इससे निकला v, v निकालने के बाद उससे निकला दूसरे का u, और उसको हमने सॉल्व कर दिया। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट, a point object in air is placed symmetrically at a distance of 60 cm in front of a concave spherical surface of refractive index 1.5. If the radius of curvature of the surface is 20 cm, find the position of the image found. लैंग्वेज पे बड़ा ध्यान देना होता है। कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस में कैपिटल R होता है -20,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कोई साइन ही नहीं है, वो हो गया 1.5। आगे हम चलते हैं तो मुझे गिवन है यू गिवन है माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। n2 मुझे गिवन है ये 1.5, n1 जो है वो एयर है यानी कि 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमें अपने पास से लेना है, ठीक है। ये गिवन नहीं होता, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। n2 का वैल्यू 1.5 रखेंगे, v का वैल्यू कितना रखेंगे, कितना भी नहीं, वो तो फाइंड ही करना है। माइनस 1 अपॉन u का वैल्यू कितना है, माइनस का 60, ब्रैकेट में ज़रूर रखना है, मिस्टेक्स के चांसेस हो जाते हैं। 1.5 माइनस 1, कैपिटल R का वैल्यू है माइनस 20। ये हो गया 1.5 अपॉन v माइनस माइनस प्लस, ये हो जाता है 0.5 डिवाइडेड बाई माइनस 20, ठीक है। पॉइंट हटाते हैं ऊपर, 0 बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो ये कितनी बार चला जाएगा बेटा, 40 टाइम चला जाएगा। 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 60। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसका एलसीएम भी आ जाएगा यहाँ पे 120। इसको सॉल्व करके आ जाएगा -3 -2, तो ये फर्दर वी आर सॉल्विंग इट, दैट वुड बी -5 अपॉन 120। On solving this, I will get the answer of image distance as -36 सेंटीमीटर। तो जस्ट नथिंग, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। फिर वैल्यू सही से सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे देखिए सही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना और सही साइन कन्वेंशन लगाना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 44th, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इससे नॉलेज बढ़ती है और ये हमें एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन है द पावर ऑफ ए थिन लेंस इज +5 डायोप्टर when it is immersed in liquid it behaves like a concave lens of focal length 100 cm, calculate the refractive index of the liquid। ये क्वेश्चन उस टॉपिक से लिया गया है जिस टॉपिक में जो मेरी लेंस है उसको लिक्विड में इमर्स कर दिया जाता है और उसका नेचर चेंज हो जाता है, तो वहां से ये टॉपिक लिया गया है। और क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है लेंस। इसका मतलब है हम जिस मीडियम में लेके जाने वाले हैं उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मेरे ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा आना चाहिए, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मेरा आंसर सही होगा। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। मेरे पास पावर +5 डायोप्टर गिवन है, मैं इस पावर से फोकल लेंथ पहले ही फाइंड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 100/5 इज इक्वल्स टू एफ। एफ का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ आ गया यहाँ पे, यानी कि ये फोकल लेंथ एयर में आ गई लेंस की। लिक्विड के अंदर जब लेंस गया है तो उसका फोकल लेंथ कितना है, -100 सेंटीमीटर। लिक्विड के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, मुझे लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो मेथड समझते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे तब के लिए जब एयर में थी लेंस, तो ये हो जाएगा Ng-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। आगे चलते हैं, फोकल लेंथ एयर में कितना है 20, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। 1/20 इज इक्वल्स टू 0.5 ब्रैकेट में वही 1/R1 माइनस 1/R2। पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके 1/R1 माइनस 1/R2 का जो वैल्यू है वो 1/10 आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अब जब लेंस लिक्विड के अंदर जाएगी यानी कि केस सेकेंड, 1/FL इज इक्वल्स टू Ng/NL माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ये मैंने कैसे लिखा है, हमारा लिक्विड से ग्लास में जा रहा है लाइट, अब तो Ng ऊपर और NL नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड नीचे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लिक्विड का मुझे फाइंड करना है -1, 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू है 1/10 और F लिक्विड कितना गिवन है -100। बन गया इक्वेशन। इसको बस मुझे अब सॉल्व करना है और आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.67। मैंने बोला था आपका 1.67 आया, 1.5 से ज़्यादा है, तो ये वो कंडीशन है बेटा जिस कंडीशन में मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लिक्विड के अंदर जाके कॉनकेव की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये मेरी कंडीशन भी मुझे याद रखनी है, राइट। तो नेचर चेंज हो जाता है ऐसे केसेस में, अगर मेरी लेंस एयर में कन्वर्जिंग थी, लिक्विड के अंदर जाके वही लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, द रिफ्रैक्ट इफ इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर 2 and 2 रेस्पेक्टिवली, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप उसमें सही कर सकते हैं, ये √2 है रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर देयर इंटरफेस। तो यहाँ पे आपके पास दो मीडियम है, एक है Na, 2 है, Nb है यहाँ पर √2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Na इज ग्रेटर देन Nb, ठीक है। तो यहाँ पे Na जब Nb से बड़ा है, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1.414 आएगा, तो डेंसर मीडियम A है, A जो है वो डेंसर मीडियम है, और जो B है वो यहाँ पे रेयर मीडियम है। तो मेरी लाइट ट्रेवल करेगी A से B, ठीक है, A से B। तो A से B जाने के लिए मेरे पास है साइन IC, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन IC इज इक्वल टू 1/NB/A। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट वुड बी मोर सिंपल, ये हो जाएगा NB डिवाइडेड बाई Na इज इक्वल्स टू साइन IC। NB का वैल्यू कितना है √2, और Na का वैल्यू कितना है 2, इज इक्वल्स टू साइन IC √2, इसको भी मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, साइन IC √2 से √2 कैंसिल, सॉल्व करने के बाद IC का वैल्यू यानी क्रिटिकल एंगल फॉर द इंटरफेस विल बी 45 डिग्री। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बड़ा ही प्यारा न्यूमेरिकल आपकी तरह लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, डेफिनेशन कैन बी लाइक दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर ये मेरा डेंसर मीडियम है और अगर मेरा ये रेयर मीडियम है, तो इसके लिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये IC है, क्रिटिकल एंगल है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। इसके बाद अगर किसी भी एंगल पे रे इंसिडेंट होगी, अगर I ग्रेटर देन IC पे इंसिडेंट होगी, तब क्या होने वाला है, तब आपका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप ड्राइव करनी है तो वी विल बी यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट वुड बी साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल्स टू N। अगर ये मीडियम डेंसर 2 है, 2 से रे 1 में जा रही है, I अगर IC है तो R कितना है 90, तो दैट वुड बी 2N1 साइन IC इज इक्वल्स टू 2N1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो दैट वुड बी द रिलेशनशिप, राइट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th, ए रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय ए ग्लास प्रिज्म ऑफ, और सॉरी क्लास थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ड्राइव है यहाँ पे, ड्राइव एन एक्सप्रेशन या फिर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म A एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल M। तो प्रिज्म से ये क्वेश्चन लिया गया है, देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे प्रिज्म बनाया, एक थोड़ा सा डायग्राम समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो क्लास मैंने प्रिज्म को नेम दिया ABC, ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा यहाँ पे नॉर्मल है, मैंने यहाँ पे एक रे को इंसिडेंट कराया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I बना, ठीक है, पार्डन, ये मेरा यहाँ पे रिफ्रैक्शन किया मैंने, और ये बाहर मेरी रे निकल गई, ठीक है। कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल R1 और ये R2। लेकिन यहाँ मिनिमम डेविएशन का केसेस है, तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है चलिए समझ लेते हैं। तो देखो मिनिमम डेविएशन में होता क्या है, फॉर मिनिमम डेविएशन व्हाट विल हैपन, मेरा जो R1 है वो R2 के इक्वल होता है, जो कि R के इक्वल होता है, और R1 प्लस R2 जो है वो A के इक्वल होता है। तो R प्लस R किसके इक्वल हो गया, A के, 2R इज इक्वल्स टू A, R इज इक्वल्स टू A/2। ऐसे ही I प्लस E माइनस A इज इक्वल्स टू डेल M, लेकिन I किसके इक्वल होता है मिनिमम डेविएशन में, E के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, E की जगह I पुट करूँगा, ठीक है, I प्लस I 2I माइनस A बराबर डेल M, यहाँ से 2I इज इक्वल्स टू डेल M प्लस A,
और आई का वैल्यू आ जाएगा डेल एम प्लस ए ओवर 2। मुझे फॉर्मूला निकालना है तो स्नेल्स लॉ लगाया मैंने, साइन आई ओवर साइन आर। साइन आई का वैल्यू मैंने पुट किया डेल एम प्लस ए बाई 2 एंड आर का वैल्यू मैंने पुट किया साइन ए बाई 2। ये मेरा रिलेशनशिप आ गया। कितना बढ़िया डेरिवेशन, 2 मार्क्स में है ये। ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लेवल रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर। ये रिफ्लेक्टिंग ना करके हम इसको रिफ्रैक्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मुझे डायग्राम बनाना है। तो बेटा डायग्राम के लिए हम एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम गिवन है, आई विल शो यू एट द लास्ट। ओके, मैग्नीफाइंग पावर की अगर हम बात करें तो उसका डेफिनेशन हमारा बनता है कि ये रेशो होता है एंगल सबटेंडेड बाय द आई और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द आई। तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। लिमिटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस लिखनी है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो लिमिटेशंस में एक तो उसका जो रिजॉल्विंग पावर है ना वो कम होता है, इट हैज़ लेस रिजॉल्विंग पावर। सेकेंड है उसकी जो इमेज बनती है वो कम ब्राइट होती है, लेस ब्राइट इमेज। 2 लिखने हैं, मैं 3 लिख पा रहा हूँ, कोई सा भी एक लिख सकते हैं। डिफिकल्ट मैकेनिकल सपोर्ट, उसका जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है ना रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, वो बड़ा ही डिफिकल्ट सा होता है, राइट। तो ये हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। लेट्स हैव अ लुक ऑन द अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बी पार्ट है इसी का, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल आ गया, 1 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्टेनिंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 300। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एफओ गिवन है 1 सेंटीमीटर, मुझे एफवी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, मुझे कैपिटल एल फाइंड करना है और मुझे मैग्निफिकेशन गिवन है 300। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एल अपॉन एफओ डी अपॉन एफवी। फॉर्मूला लगाया मैंने डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद करना है, एल फाइंड करना है, एफओ की वैल्यू 1 है, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, एफ 2.5 गिवन है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दीजिए, ये आ जाएगा 10, 0 से 1 0 कैंसिल, एल इज इक्वल टू आ गया आपका सीधा सीधा आंसर 30 सेंटीमीटर। फटाक से आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस u इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r। यानी कि मुझे मिरर फॉर्मूला करना है इसमें। तो मैं डेरिवेशन देखिए, इसमें हमें ये डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन आपका एनसीईआरटी में भी मौजूद है। डेरिवेशन है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन ये डेरिवेशन करने के बाद हम यहाँ पे 1/f की जगह 2/r यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन हम कर सकते हैं इसका। ओके, ऑल राइट, तो दैट्स अबाउट दिस क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप यही सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बी इन टच विथ मी, माय नंबर इज गिवन इन द थंबनेल। Okay, so let's meet in the next class then. Till then, kindly subscribe this channel and like the video, and if you have understood the questions well, then you may share also, right? You can also take the one-to-one class with me till your board exams, that would be free of cost. So you can connect with me, my number is given in thumbnail video. That's all for today's class everyone. Thank you so much, have a nice day ahead class.